ऑलराइट, सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की टाइप्स क्या होती हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। सो इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस। देखिए, बिजनेस की आपकी प्रायर अंडरस्टैंडिंग क्या है? बिजनेस की आपकी प्रायर अंडरस्टैंडिंग ये है, अ लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अब इसको हम ये क्यों नहीं कह रहे थे एनी एक्टिविटी अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट? नो, वी कैन नॉट कॉल इट एनी एक्टिविटी टू अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट, बिकॉज उस एक्टिविटी का लीगल होना जरूरी है। लीगल का मतलब क्या होता है? लीगल का मतलब होता है कि उस एक्टिविटी का लॉफुल होना जरूरी है। अगर वो लॉफुल नहीं होगी, अलाउड बाय द स्टैट्यूट नहीं होगी, तब तक हम उसको लीगल नहीं कह सकते। सो लीगल का मतलब ये है कि वो लॉफुल होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी होनी चाहिए, अलाउड बाय द लॉ होनी चाहिए। सो अ लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट। अच्छा, अब जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिनेरियो माइंड में ये आता है कि अच्छा, लॉस भी तो हो सकता है बिजनेस के अंदर। अगर एक कारोबार के अंदर लॉस हो रहा है तो क्या फिर हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे? सो याद रखें कि जब हम ये बात करते हैं ना, लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट, तो यहां पे हम कहते हैं विद अ व्यू ऑफ प्रॉफिट। विद अ व्यू ऑफ प्रॉफिट, कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन है, प्रॉफिट अर्न करने का विजन है, प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये तो जाहिर बात है, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई, अ लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट, यानी विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। A business is a commercial or industrial concern which exists to deal in the manufacture, resale or supply of goods. अच्छा, बिजनेस किसी भी टाइप्स का हो सकता है, जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब, इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, ठीक है। इसी तरह की एक लॉ फर्म भी हो सकती है, इसी तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी हो सकती है। सो ये एक ट्रेडिंग कंपनी भी हो सकती है, एक यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी हो सकती है। सो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गुड्स हो, इट कैन बी सर्विसेज एज वेल। सो फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इंटेंशन क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इंटेंशन है टू अर्न द प्रॉफिट, तो हम उसको बिजनेस कहेंगे। A business is an organization which uses economic resources to create goods or services which customers will buy. इस बात का क्या मतलब? Which uses economic resources, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल, एक मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी है जो कि डेनिम्स बनाती है, जीन्स बनाती है। अब जाहिर बात है, वो डेनिम्स बनाने के लिए क्या होगा? सब फॉर एग्जांपल, अगर वो फॉर एग्जांपल स्टिच करते हैं तो उनको कपड़ा चाहिए होगा, तो वो कपड़ा कहीं से खरीदेंगे, स्टफ खरीदेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि यार, एक कंपनी है जो कि फ्रोजन प्रोडक्ट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल फ्रोजन चिकन प्रोडक्ट्स बनाती है। अब जाहिर बात है कि वो चिकन कहीं से परचेज करेंगे टू मेक दोस फ्रोजन प्रोडक्ट्स। सो अ बिजनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन which uses economic resources to create goods। यहां पे जैसे हमने अभी एग्जांपल ली, किस चीज की एग्जांपल? चिकन की। चिकन खरीदा, उससे फ्रोजन आइटम बना रहे हैं। कपड़ा खरीदा, उससे डेनिम्स बना रहे हैं। So economic resources to create goods or services which the customer will buy. फिर a business is an organization providing jobs for the people, जो कि employment create करती है, वहां पे जाके लोग काम करते हैं। A business invest money in the resources, जैसा फॉर एग्जांपल, अब आपने एक बिल्डिंग खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। आपने मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। एम्प्लॉयज को आपने सैलरीज देनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। सो खैर, ये जो सारी बातें हैं, ये तो एडिशनल बातें हैं, एडिशनल फीचर्स हैं। असल चीज जो हमने यहाँ पे समझनी थी वो ये है, अ लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन जो जनरेट प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, यानी विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अगर लॉसेस भी हो रहे होंगे तब भी हम उसको बिजनेस ही कहेंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो प्रॉफिट जनरेट करने की है। कोई भी लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता, लेकिन लॉस बिजनेस का पार्ट है, हो जाता है।
लेकिन जब तक लीगल नहीं होगा तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। अब ये क्या बात हुई? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलीगल कारोबार कर रहा है तो वो खुद तो उसको बिजनेस कह रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इलीगल इलीगल काम है। उसने जनाब क्या किया, उसने कोई मटेरियल खरीदा और फिर वो मटेरियल की पेमेंट नहीं कर सका। अब आप मुझे बताएं कि वो इस बात को कोर्ट में लेके जा सकता है? कोर्ट में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि रीजन ये है कि उसका कारोबार ही लीगल नहीं है। कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले ये पूछेंगे, हाँ भाई आप किस चीज का काम कर रहे हैं, वो बता नहीं सकेगा। तो उसका मतलब है कि फिर आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, फिर आप उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग एल्स। अ लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। उसके बाद लीगल एंटिटी की एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए आगे जाके हम ये बात पढ़ेंगे और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जब हम ये कंपनी की बात करेंगे कि लीगल एंटिटी का क्या मतलब है और लीगल बिजनेस में क्या फ़र्क है। यानी लीगल एक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ा है लफ्ज़, और ये लीगल एंटिटी और लीगल एक्टिविटी, क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें डिफरेंस है? ये बात याद रखें कि ये डिफरेंट है। जब हम लीगल एक्टिविटी की बात करते हैं तो देखें, चाहे वो इंडिविजुअल एक एक्टिविटी कर रहा हो या दो लोग मिलके वो एक्टिविटी कर रहे हो या वो कंपनी एक एक्टिविटी कर रही हो, वो लीगल होनी चाहिए, यानी वो लॉफुल होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी होनी चाहिए। लेकिन जब हम लीगल एंटिटी की बात करते हैं तो इन दैट कंपनी के केस में वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। क्या है वो भी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। सो बिजनेस हमने डिस्कस कर लिया। बिजनेस क्या होता है? अ लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, यानी बिजनेस कौन कौन किस किस तरह कैरी कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिंगल पर्सन इज डूइंग द बिजनेस, ही ओन्स द बिजनेस, enjoys all the profits, bears all the losses, उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं। सोल मीन्स अकेला, सिंगल। सो सिंगल, सोल मीन्स यहाँ पे सिंगल। सो इफ अ सिंगल पर्सन कंट्रोल्स एंड ओन्स द बिजनेस, जिस तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। So sole tradership is a business owned and run by one individual, perhaps employing one or two assistants in controlling their work. सॉरी, ये बात याद रखें। जब हम बात करें ना सोल ट्रेडर की, ये बात याद रखें कि जब हम सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑनरशिप की, कि उसका ऑनर जो है बिजनेस का वो सोल है, वो सिंगल है। ठीक है, सिंगल ओनर है, ओन्स द बिजनेस, ओनरशिप, एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होगा उसका होगा, जितना नुकसान होगा उसका होगा, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में एक दफ़ा पूछा एक बच्चे से, मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक कारोबार के अंदर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि आपको 4 लाख रुपीस का नुकसान हो सकता है। उसने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लाख रुपीस थे, आप मार्केट में गए, आपने मटेरियल खरीदा, आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे 4 लाख रुपीस का मटेरियल चाहिए, 2 लाख रुपीस एडवांस पेमेंट है और 2 लाख रुपीस मैं आपको लेटर ऑन पे करूंगा 1 महीने बाद। उसने मटेरियल खरीदा, मटेरियल जब उसने खरीदा उसने जाके अपने शॉप पे रखा, वो रात को चोरी हो गया। अब वो 4 लाख रुपए का मटेरियल चोरी हो गया। अब वो ये तो नहीं कह सकता कि जिसके 2 लाख रुपए मजीद देने हैं कि भाई मेरा तो मटेरियल चोरी हो गया, मैं तो आपको पैसे नहीं दूंगा। वो कहेगा ये तो आपका मसला है, मैंने तो आपको 4 लाख रुपीज का मटेरियल दिया था, नाउ यू ओव मी अनदर 2 लाख। सो इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि सोल ट्रेडरशिप में अगर आपने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 4 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। कोई लिमिट नहीं है नुकसान की। सिमिलरली प्रॉफिट की भी कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप 1 करोड़ रुपए कमा लें। सो सोल ट्रेडरशिप में फिर जितना मर्जी प्रॉफिट हो या जितना मर्जी लॉस हो, उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है। फिर वो जितना प्रॉफिट होगा वो ऑनर एंजॉय करेगा, फिर जितना लॉस होगा उसको वो बियर करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की थी तो नुकसान भी 2 लाख होना चाहिए। नहीं, फिर चूंकि प्रॉफिट की लिमिट नहीं है तो फिर लॉस की भी लिमिट नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है सोल ट्रेडरशिप का। अच्छा, ये इसमें है कि देखें हमने ओनरशिप की बात की है कि एक बंदा बिजनेस को जो है वो क्या करता है, ओन करता है। हाँ, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं,
मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप सोचें कि यार एक ही बंदा है तो फिर उसके एम्प्लॉय नहीं हो सकते, वो 10 एम्प्लॉय भी रख सकता है, 15 भी रख सकता है। यहाँ पे हमने ओनरशिप की बात की है कि ओनर एक बंदा है। उसके बाद देन वी हैव द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि वी हैव टू और मोर पर्सन डूइंग द बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड दे आर डूइंग द बिजनेस टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो बिजनेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या चीज है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है कि अच्छा यार तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तुम कितना बिजनेस में टाइम स्पेंड करोगे, मैं कितना टाइम स्पेंड करूंगा, तुम कितनी सैलरी विड्रॉ करोगे, मैं कितनी सैलरी विड्रॉ करूंगा। सो पार्टनरशिप के अंदर क्या होने वाला है? पार्टनरशिप के अंदर दे आर गोइंग टू बी there is going to be a partnership agreement and according to which the partners will be doing the business. अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर के अंदर एक बंदा था, यहाँ कम से कम दो लोग हैं। अच्छा, ज्यादा कितने हो सकते हैं? अब ज्यादा जाहिर बात है ये लॉ डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप को ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बोलते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं। हर डिफरेंट लॉ जो होगा वो कंट्री का उसको डिफाइन करेगा पार्टनरशिप को, कि भाई कितने लोगों तक जो है वो इसको आप कंसीडर करेंगे कि दैट इज पार्टनरशिप। So these are arrangements between individuals to carry on the business in common with the view to the profit, क्योंकि जाहिर बात है बिजनेस है तो व्यू टू द प्रॉफिट के साथ ही वो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसमें, हमने सोल ट्रेडरशिप में ये बात की थी कि भाई अगर जितना मर्जी प्रॉफिट होगा तो वो बियर करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे, जितना मर्जी लॉस होगा वो बियर करेंगे। क्या पार्टनरशिप में भी ऐसे ही है? बिल्कुल, पार्टनरशिप में भी ऐसे ही है। पार्टनरशिप के अंदर भी जितना मर्जी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स एंजॉय करेंगे और जितना भी लॉस होगा वो बेयर करेंगे। अगेन, पार्टनरशिप के अंदर जितना पैसा इन्वेस्ट किया अगर उससे ज्यादा नुकसान हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि दो लोगों ने 20 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया, 10-10 लाख रुपए डाले, लेकिन जो है नुकसान जो है वो फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए का हो गया, अब क्या करेंगे? तो अब उनको मजीद पैसा, अपने मजीद पैसा इन्वॉल्व करके उस लॉस को, नुकसान को पूरा करना है। सो पार्टनरशिप हो या सोल ट्रेडरशिप हो, ना प्रॉफिट की लिमिट है ना लॉस की लिमिट है। हाँ, पार्टनरशिप में ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि उस प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने की एक रेशियो होगी। फॉर एग्जांपल अब दो लोग 50-50 के पार्टनर हैं, तो इसका मतलब है कि वो इक्वल प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो 70-30 के पार्टनर हैं। सो अब उनकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि यार 70% की ऑनर तुम हो, 30% का ऑनर मैं हूं, तो फिर अकॉर्डिंगली 70% एंड 30% शेयर करेंगे। मे बी इट कैन बी 60-40, एनीथिंग, जो भी वो आपस में एग्री कर लें। लॉ इसमें जाहिर बात है इंटरवीन नहीं करेगा, दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो लॉ है नथिंग टू डू विद। वो 60-40 रखें, 80-20 रखें, 90-10 रखें, वट एवर। उन्होंने जब डिफाइन कर लिया तो दे कैन कीप एनी रेशियो। सो सोल ट्रेडरशिप हो या पार्टनरशिप हो, याद रखें इन दोनों केसेस में दे इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फिर कोई लिमिट नहीं है किस चीज की? नुकसान की। किस चीज की नुकसान की? भाई अगर नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, इन दैट केस भी आपको वो क्या करना पड़ेगा? आपको वो बियर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जनाब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पे। मैंने ये अब देखें, मैंने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप एक्सप्लेन करने के बाद टर्म यूज की लायबिलिटी, और यहाँ पे लिखा अनलिमिटेड, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि चाहे सोल ट्रेडरशिप हो या पार्टनरशिप हो, इसमें नुकसान की कोई लिमिट नहीं है। अगर हो गया तो फिर आपको पूरा का पूरा बियर करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा क्यों ना हो। अब जब लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये तो ऑपोजिट हो गया मेरे कॉन्सेप्ट से। मैंने कहा था कि भाई जितना मर्जी नुकसान हो आपको बियर करना पड़ेगा, अब ये वो अनलिमिटेड है, अब ये लिमिटेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही होता है कि उसका ऑपोजिट होगा कि भाई नुकसान की एक लिमिट होगी। अब नुकसान की लिमिट का क्या मतलब है? नुकसान की लिमिट का मतलब ये है कि भाई कंपनी के अंदर एक ऑनर ने जितना पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैक्सिमम वो इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, उससे ज्यादा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अच्छा, फिर बाकी कौन बियर करेगा? मिसाल के तौर पे
अब एक कारोबार के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंपनी है उसके अंदर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, उस कंपनी का नुकसान तो करोड़ का हो गया। अब आप तो कोई जी मेरे तो लाख रुपए तक की जिम्मेदारी है, तो बाकी कौन बियर करेगा? फिर जिनके पैसे देने हैं वो किससे क्लेम करेंगे कि भाई अब नुकसान कौन बियर करेगा? इसीलिए ये याद रखें कि कंपनी को हम लीगल एंटिटी कहते हैं। लीगल एंटिटी क्या मतलब है इस बात का? ये सोल ट्रेडर लीगल बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप लीगल बिजनेस नहीं है। लीगल बिजनेसेस हैं बट लीगल एंटिटी नहीं है। सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडरशिप सोल ट्रेडर के नाम से जानी जाती है। सोल ट्रेडरशिप के अंदर किसी भी एक्टिविटी का जिम्मेदार सोल ट्रेडर होगा। पार्टनरशिप के अंदर किसी भी एक्टिविटी का जिम्मेदार पार्टनर होगा। फॉर एग्जांपल अगर सोल ट्रेडर के अंदर अगर उसने अपनी फॉर एग्जांपल एक शॉप है, लेट्स यूज फास्ट फूड की। अब फास्ट फूड की बर्गर्स पिज्ज़ा वगैरह सेल करते हैं, उन्होंने डिलीवरी भी शुरू करनी है होम टू होम के, भाई अगर किसी को ऑर्डर आए तो उसको घर पे डिलीवरी दी। उनको क्या चाहिए? अपनी कुछ बाइक्स चाहिए ताकि वो डिलीवरी दे सकें उन बर्गर्स एंड पिज्ज़ाज की। उस सोल ट्रेडर ने बाइक खरीदनी है, तो बाइक वो अपने नाम पे खरीदेगा। पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स लेने हैं, कोई मशीन लेनी है, कोई कार लेनी है, ठीक है, तो वो अपनी जॉइंट ओनरशिप के अंदर लेंगे, या एक ऑनर एक पार्टनर उसका ऑनर बन जाएगा, या अगर वो आपस में एतमाद नहीं करते एक दूसरे पे तो फिर वो जॉइंट पार्टनर बन जाएंगे। सो कहने का मकसद यहाँ पे क्या है कि सोल ट्रेडरशिप सोल ट्रेडर के नाम से जानी जाती है। किसी भी एक्टिविटी का जिम्मेदार सोल ट्रेडर होगा। पार्टनरशिप पार्टनर के नाम से जानी जाती है। किसी भी एक्टिविटी का जिम्मेदार पार्टनर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लोन लेना है तो लोन पार्टनर्स को मिलेगा, सोल ट्रेडर को मिलेगा। कंपनी के केस में इट्स डिफरेंट। जब हम कंपनी की बात करते हैं लीगल एंटिटी, तो इसका फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार सैमसंग ने एप्पल पे केस कर दिया। सैमसंग इज अ कंपनी, एप्पल इज अ कंपनी। कंपनी कंपनी पे केस कर रही है। अब कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं वो तो हर रोज चेंज होते हैं। आज मेरे पास शेयर है, मैंने सेल कर दिए, कल किसी और के पास होंगे, परसों किसी और के पास होंगे। ऑनर तो चेंज होते जाएंगे। फिर अगर ऑनर चेंज हो जाए तो फिर किस किस को ढूंढ के उसके ऊपर केस करेंगे? इसीलिए कंपनी खुद एक लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की अपनी शनाख्त होती है। इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस तरह सोल ट्रेडरशिप के अंदर सोल ट्रेडर एक नेचुरल पर्सन है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर एक नेचुरल पर्सन है, कंपनी के अंदर कंपनी खुद एक पर्सन है। जिस तरह मैं कह रहा हूं पेप्सी, तो पेप्सी एक पर्सन है। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि मैंने कहा यार यार पेप्सी ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, तो हु इज पेप्सी? यार पेप्सी के ऊपर केस हो गया, यार पेप्सी ने केस कर दिया है, यार पेप्सी बहुत चैरिटी कर रही है। सो पेप्सी क्या है? एप्पल क्या है? इज अ कंपनी। वो इटसेल्फ एक लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप लीगल बिजनेस जरूर है, बट दे आर नॉट लीगल एंटिटीज। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर इंडिविजुअल्स, बाय द इंडिविजुअल। सोल ट्रेडरशिप के अंदर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स। कंपनी के अंदर कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है। यानी अब क्या फर्क हुआ? सोल ट्रेडर के अंदर एसेट लेना सोल ट्रेडर लेगा, पार्टनरशिप के अंदर एसेट लेने पार्टनर्स लेंगे। यहाँ पे कंपनी के नाम पे एसेट होगा, एसेट कंपनी के नाम पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस है जिसको लॉ सूट्स बोलते हैं, ये लिटिगेशंस भी कहते हैं, तो वो कंपनी के नाम, कंपनी पे अगर आपने केस करना है तो आप किसी शेयर होल्डर पे नहीं करेंगे, किसी ऑनर पे नहीं करेंगे। आप कंपनी पे करेंगे। अगर कोई लोन लेना है तो लोन किसी इंडिविजुअल ओनर को या शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। उस लोन के अगेंस्ट जो कुछ चीज गिरवी रखी जाएगी, फॉर एग्जांपल कोई एसेट गिरवी रखना है, वो भी किसी इंडिविजुअल ओनर का नहीं होगा बल्कि कंपनी का एसेट होगा जो कि उसके अगेंस्ट प्लेज किया जाएगा, सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाएगा, गिरवी रखा जाएगा। सो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब लिमिटेड यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है कि भाई कंपनी के केसेस में क्या होता है, कंपनी जस्ट लाइक अदर बिजनेसेस, सोल ट्रेडर भी फाइनेंस सरमाए से चलता है, पार्टनरशिप में भी सरमाया चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है। कंपनी के अंदर भी फाइनेंस चाहिए होता है। सो कंपनी फाइनेंस कहाँ से रेज करती है, पैसा कहाँ से लाती है? कंपनी फाइनेंस दो जगहों से लाती है। एक वो पैसा जो कि ओनर्स का पैसा है कंपनी के अंदर, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। वो पैसा किसका होता है? वो शेयर होल्डर का होता है।
दूसरा पैसा कंपनी में कहाँ से आता है? वो लोन्स वगैरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने लोन ले लिया, जिसका भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। कंपनी ने उधार पे कोई चीजें खरीद ली। सो जो फाइनेंस कंपनी में ओनर्स की तरफ से आता है, वो ओनर्स होते हैं और उनको कंपनी में शेयर होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, और जो बंदा कंपनी के शेयर परचेज कर लेता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। So shareholders are legally responsible for its debts only to the extent of amount of capital they invested. मैक्सिमम नुकसान आपको क्या हो सकता है कि जितने के आपने शेयर परचेज किए हैं, यानी जितने आपने शेयर्स की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो डूब जाएगी। अगर एक शेयर होल्डर ने लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका मैक्सिमम लाख रुपया डूब सकता है। ये नहीं कि कंपनी का करोड़ का नुकसान हुआ तो वो कंपनी का करोड़ बियर करेगा, नो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी याद रखें कंपनी के केसेस के अंदर होती है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में नहीं होती। हाँ, पार्टनरशिप की एक टाइप है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, वो आप लॉ के पेपर में जाके पढ़ोगे। लेकिन जब हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, विच इज द नॉर्मल पार्टनरशिप एंड द सोल ट्रेडरशिप, इसमें यू हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओनली इन द केस ऑफ कंपनी देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी शेयर होल्डर्स आर ओनली लायबल up to the investment they have made in case of the losses, not more than that. So ये आगे लीगल एंटिटी की एक्सप्लेनेशन है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। जैसा मैंने भी एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स अज्यूम आप खुदा न खास्ता किसी कंपनी की आपने कोई प्रोडक्ट यूज की, लेट्स अज्यूम अगर आप डोमिनोज पे गए, डोमिनोज इज अ कंपनी। डोमिनोज एक कंपनी है अमेरिकन पिज़्ज़ास की। आपने फॉर एग्जांपल ये डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया, खुदा न खास्ता किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई। अब आप किसके ऊपर केस करेंगे? आप केस करेंगे डोमिनोज पे। ये नहीं देखेंगे जाके अच्छा डोमिनो का शेयर होल्डर कौन है, उस पे केस करना है। आप कंपनी पे केस करो। सो लीगल पर्सन का मतलब है कि कंपनी ऑनर से सेपरेट है। द लॉ रिकॉग्नाइजेस अ कंपनी एज अ पर्सन विद लीगल राइट्स and obligations similar to those of ordinary individuals। जिस तरह इंडिविजुअल्स होते हैं उस तरह कंपनी है, उसी तरीके से कंपनी है, बस का वो नेचुरल पर्सन होते हैं, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये लीगल पर्सनैलिटी के क्या क्या उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है कि कंपनी के केसेस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि ऑनर जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट तक के लायबल है, उससे ज्यादा नहीं। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। क्या मतलब है इस बात का? जो ओन करते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, यूजुअली दे आर सिटिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने तो सिर्फ कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। कंपनी को चला कौन रहे हैं? कंट्रोल से यहाँ पे मुराद है डिसीजन मेकिंग। कंपनी को चला कौन रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कौन कर रहे हैं? वी नो डैट कि वो कंपनी के, आपने बीटी के अंदर पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, दे आर सिटिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। So directors are running the company. So there is a separation of ownership from the control. Those who are running the company are separate from those who own it. फिर there is a transfer of ownership and perpetual succession या perpetual existence। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ सोल ट्रेडरशिप में एक ही बंदा है जो बिजनेस का मालिक है, वो मर गया, उसने कारोबार खत्म कर दिया तो कारोबार खत्म, ठीक है। पार्टनरशिप पे पार्टनर्स का डिस्प्यूट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, बिजनेस खत्म, ठीक है। एक भी पार्टनर छोड़ के चला गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फिर कोई नया पार्टनर आएगा तो नए सिरे से पार्टनरशिप होगी, न्यू पार्टनरशिप होगी, पुरानी खत्म हो जाएगी। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आज मेरे पास एप्पल के शेयर्स हैं, सुबह थे, रात को मैंने बेच दिए, किसी और ने खरीद लिए, फिर किसी और ने खरीद लिए, हर रोज शेयर होल्डर बदलते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स के बदलने से कंपनी के स्ट्रक्चर पे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आता। कंपनी उसी तरीके से चल रही होती है जिस तरह कंपनी चलनी चाहिए। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। यानी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर बदलते रहते हैं, कंपनी सक्सीड करती जाती है, कंपनी चलती जाती है, कंपनी के पे फर्क नहीं पड़ता। और फिर एबिलिटी टू बोरो, ये भी पॉइंट याद रखें। इससे मैंने कहा कंपनी के केसेस में लोन्स कंपनी को मिलते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते, ऑनर्स को नहीं मिलते हैं। वो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के केसेस में होता है। सो कंपनी बोरिंग्स भी कर सकती है, जाके लोन्स भी ले सकती है, तो इंडिविजुअल भी बोरो कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल को अपनी गारंटी पे मिलेगा, कंपनी का यहाँ पे कंपनी को मिलेगा।
फिर टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सो याद रखें कि वो कंपनी जिनके शेयर्स प्राइवेट हैं, यानी फॉर एग्जांपल अमंग्स फैमिली है, फैमिली में है, या फ्रेंड्स एंड फैमिली में है, FNF, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर्स हैं एंड दे आर नॉट ट्रेडेड पब्लिकली, और वो पब्लिकली लोगों को अवेलेबल नहीं होते, नॉट अवेलेबल पब्लिकली। कोई उस कंपनी के शेयर पब्लिकली नहीं खरीद सकता। यानी कहाँ से खरीदे जाते हैं शेयर? स्टॉक एक्सचेंज से। सो नॉट अवेलेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते, वो प्राइवेट होते हैं। दैट इज नोन एज द प्राइवेट कंपनी। सो पब्लिकली उनके शेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। कैसे अवेलेबल होते हैं? कैसे अवेलेबल होते हैं? जब कंपनी बनती है तो जाहिर बात है कंपनी का कोई ना कोई डायरेक्टर होता है, लॉ में जाके पढ़ेंगे। सो वो अगर फॉर एग्जांपल अपने किसी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना चाहे और उसमें शेयर होल्डर्स बढ़ा ले, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर्स उसके बन सकते हैं, लेकिन पब्लिकली जाके किसी स्टॉक मार्केट से उसके कोई शेयर परचेज नहीं कर सकता। So private companies may issue shares privately to anyone willing to subscribe for them. Similarly, shares in private companies may transfer some or all to their all of their shares to another person in a private transaction. आपस में वो किसी को भी सेल कर दें, फैमिली को, फ्रेंड्स को, ठीक है। Shares in a private company cannot be offered for sale and transferred in a public market such as stock exchange, पर वो अवेलेबल नहीं होते। पब्लिक कंपनी इसके ऑपोजिट है। पब्लिक कंपनी का शेयर का मतलब है कि जिसके शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो कि शेयर बाय करने की कैपेसिटी में है और शेयर बाय करने के लीगल प्रोसेस से गुजरते हुए जाके उस स्टॉक मार्केट से परचेज कर सकता है। सो ये जिन कंपनीज के आखिर में LTD लिखा होता है, ये लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, और जिन कंपनीज के आखिर में आप देखें PLC लिखा होता है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। उसके बाद ये है सोल ट्रेडर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। इसी तरह आगे पार्टनरशिप के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, उसी तरीके से आगे कंपनी के डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। ये अकाउंटिंग के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी हमारे पेपर के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है या सोल ट्रेडर होने के क्या बेनिफिट है, लेकिन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर्स में हमारे पास ये टेस्ट नहीं होते। एडवांटेज क्या है सोल ट्रेडर का? लिमिटेड पेपर वर्क है, आप खुद ही अपने ऑनर हो, जिस तरह मर्जी अपने बिजनेस का हिसाब किताब बनाएं, जो मर्जी फॉर्मेलिटीज रखें, जो मर्जी डॉक्यूमेंटेशन करें, आपकी मर्जी, आपका कारोबार है। ऑनर हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अकेले डिसीजन मेकर हैं, जो मर्जी डिसीजन लें। ऑनर इज एंटाइटल टू प्रॉफिट्स, जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए, सबका सब खा जाए, आपकी अपनी मर्जी है। लेस स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, हाईली रेगुलेटेड नहीं होता। हाईली रेगुलेटेड का मतलब है कि बहुत ज्यादा लॉज एंड रेगुलेशंस पे अप्लाई नहीं होते जिस तरह कंपनीज पे होते हैं। कैन बी हाईली फ्लेक्सिबल, फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसकी शॉप है, वो सुबह को खोले, शाम को ओपन करे, जो मर्जी टाइमिंग्स रखे, अकेला बंदा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं जो कि आपने पढ़ लेने हैं, कंपनीज के भी और सोल ट्रेडर्स के भी और पार्टनरशिप के भी। इसमें आखिरी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई आपके पास जो बिजनेस है एंड ओनर ऑफ द बिजनेस है आर टू सेपरेट एंटिटीज। यानी बिजनेस की टर्म्स में जो बिजनेस होता है और जो ओनर ऑफ बिजनेस होता है, ये सेपरेट एंटिटीज हैं। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि इसको हम सेपरेटली देखते हैं, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करते आपस में। फॉर एग्जाम्पल ऑनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस को उस पर रिटर्न दे। इसलिए ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा और जो चीज फॉर एग्जाम्पल उसमें से निकाल के लेके जाता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो वो बिजनेस रिकॉर्ड करता है। बिजनेस जितना मुनाफा करेगा, नुकसान करेगा, रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर ऑफ द बिजनेस एक अलग एंटिटी है। काउंटिंग के टर्म्स में, लीगल टर्म्स में बिजनेस को और ओनर ऑफ द बिजनेस को सेपरेटली देखा जाता है। इसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट।